अभिज्ञान ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं मनीष चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस निःशुल्क क्लास के लिए श्री संदीप चौधरी जी ने मुझे आमंत्रित किया। पटवार भर्ती परीक्षा के विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों के ऊपर आज हम यहाँ पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इन प्रश्नों में सबसे पहला जो प्रश्न हमारे सामने है वो ये है। ये पटवार मेंस 2016 का प्रश्न है। प्रश्न में प्रश्न दिया आपको, उक्त मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर, दक्षिण व पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। ये जो भी स्थिति है, इन स्थितियों को 1, 2, 3 और 4 से इस मानचित्र के अंदर अंकित किया गया है और इसके आधार पर जो स्थिति इसकी दी है उसमें से आपको सही कूट का चयन करना है। देखिए, इस प्रश्न की जब व्याख्या अपन करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारे बात ये समझनी है कि यहाँ हमें स्थिति बतानी है राजस्थान के चारों बिंदुओं की। किसी भी स्थान की स्थिति जब हम बताते हैं तो किसी भी स्थान की स्थिति जो है उसके निर्धारण के लिए हम उस स्थान का अक्षांश और देशांतर बताते हैं। यानी किसी भी स्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतरों के द्वारा निर्धारित की जाती है। राजस्थान किन अक्षांश और किन देशांतरों में स्थित है उसके आधार पर राजस्थान की स्थिति का निर्धारण किया गया है। देखिए, अक्षांश और देशांतर जो हैं ये विशेष प्रकार के कोण हैं। इन कोणों का निर्धारण ग्लोब के ऊपर किया गया। अक्षांश जो है, इन अक्षांशों को मिलाने वाली रेखाएं ग्लोब की सतह पर अक्षांश रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं और जो अक्षांश रेखाएं हैं वो ग्लोब की सतह पर पश्चिम से पूर्व में खींची जाती हैं। और इन अक्षांश रेखाओं के द्वारा जिस स्थान की स्थिति का निर्धारण किया जाता है, देखिए ये ग्लोब है। इस ग्लोब को यदि हम एक मानचित्र के रूप में समझते हैं तो इस ग्लोब को यूं अपन मानचित्र बना सकते हैं। अक्षांश रेखा को पश्चिम से पूर्व में खींचा तो ग्लोब की स्थिति मानचित्र के रूप में ये एक अक्षांश रेखा होगी। मान लीजिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। पश्चिम से पूर्व में खींचा। 0 डिग्री से ऊपर जो अक्षांश रेखाएं हैं वो उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं, नीचे जो रेखाएं हैं वो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हैं। 0 डिग्री के ऊपर 90 डिग्री और नीचे 90 डिग्री, ये उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिणी अक्षांश। मैंने आपसे बात करी कि किसी भी स्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतर दोनों के द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जिसमें से अक्षांश रेखाएं जो स्थिति बताती हैं वो उत्तर से दक्षिण की होती है। इनको खींच रहे हैं हम किधर से किधर, पश्चिम से पूर्व में स्थिति बताएंगे उत्तर से दक्षिण की। जैसे राजस्थान स्थित है, हम कहते हैं कि राजस्थान की जो स्थिति है वो 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होती है और कहाँ तक है तो 30 डिग्री 12 मिनट तक। अब यहाँ पर अगर अपन देखें कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों में राजस्थान की स्थिति है। अब ये स्थिति, जैसे मान लीजिए राजस्थान इन अक्षांशों में यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ के बीच की जो स्थिति आएगी वो है उत्तर से दक्षिण की। इसलिए अक्षांश रेखाएं जो हैं, इन अक्षांश रेखाओं के द्वारा जो निर्धारण किया जाता है वो उत्तर से दक्षिण की स्थिति निर्धारित होती है। वहीं जो देशांतर रेखाएं हैं, इन देशांतर रेखाओं को ग्लोब की सतह पर खींचा जाता है। कहाँ से कहाँ? उत्तर से दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण में, ठीक है। तथा इनके द्वारा जैसे एक जो देशांतर रेखा है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। एक देशांतर रेखा मान लीजिए ये 69 डिग्री 30 मिनट और ये 78 डिग्री 17 मिनट, ठीक है। यानी ये जो देशांतर हैं वो पूर्वी और पश्चिमी दो प्रकार के देशांतर हैं। देशांतर पूर्वी और पश्चिमी देशांतर होते हैं। स्थिति भी पूर्व से पश्चिम की निर्धारित होती है तथा इनको खींचा जाता है उत्तर से दक्षिण के अंदर। यानी जो देशांतर रेखाएं हैं, इन देशांतर रेखाओं के द्वारा स्थिति निर्धारित होती है पूर्व से पश्चिम की, ठीक है। अब देखें, अगर राजस्थान की स्थिति पे आते हैं अपन तो हमारे सामने जो प्रश्न था, इस प्रश्न में राजस्थान का मानचित्र भी जो प्रश्न आया था उसके साथ में दिया गया था। यहाँ अगर देखें इस मानचित्र के साथ में अक्षांशीय स्थिति राजस्थान की, तो ये अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट। ये मान लीजिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। राजस्थान उत्तरी अक्षांशों में है। उत्तरी अक्षांश 0 डिग्री के ऊपर जो भी अक्षांश है वो सारे उत्तरी अक्षांश है। 23 डिग्री 3 मिनट से राजस्थान की अंतिम जो स्थिति है वो है 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। अब यहाँ से यहाँ जितने अक्षांशों में राजस्थान है ये स्थिति होती है उत्तर से दक्षिण की।
ये स्थिति उत्तर से दक्षिण, यानी जो अक्षांश रेखाएं हैं वो उत्तर से दक्षिण की स्थिति हमारे लिए निर्धारित कर रही हैं। वहीं ये मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर के आगे चलेंगे हम पूर्व की ओर तो पूर्वी देशांतर, पश्चिम की ओर आते हैं तो पश्चिमी देशांतर। जब राजस्थान स्थिति के रूप में देशांतरीय स्थिति हम देखते हैं तो जैसे जैसे 0 डिग्री के ऊपर आगे जाओगे, आप पूर्व में जाओगे तो आपकी स्थिति पूर्वतम देशांतर के रूप में आएगी, और जो देशांतर जितना 0 डिग्री की ओर रहेगा वो पश्चिमतम देशांतर होगा। पश्चिमी नहीं, पश्चिमतम देशांतर, यानी स्थिति बता रहा है। क्यों? क्योंकि देशांतर स्थिति बता रहा है पूर्व से पश्चिम की। यहाँ हमने कहा कि 69 डिग्री 30 मिनट, ये पूर्वी देशांतर 0 के आगे चलें, और लास्ट जो देशांतर है वो है 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, हमने कहा कि राजस्थान की स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट जो पूर्वी देशांतर है उनके बीच में है। अब यहाँ से यहाँ के बीच की जो राजस्थान की स्थिति है वो स्थिति है पूर्व से पश्चिम की। अब यहाँ देखिए, आपने कहा कि स्थिति, तो ये ऐसे स्थिति निर्धारित होती है। इस स्थिति के रूप में सबसे पहला उत्तर, तो राजस्थान में सबसे उत्तरतम अक्षांश 30 डिग्री 12 मिनट, और सबसे उत्तरतम बिंदु जो है वो राजस्थान का जो गंगानगर जिला है उसका कोणा गांव। तो हमने कहा सबसे उत्तर, सबसे पहले आपने कहा कि पहला जो पॉइंट आपके लिए दिया है ये कोणा गांव है, तो पहला कोणा गांव। दूसरे नंबर पर यदि देखें हम, इसमें फर्स्ट नंबर इसको दिया है, सेकंड नंबर इसको दिया है, थर्ड नंबर इसको दिया है, फोर्थ नंबर इसको दिया है। ठीक है, यहाँ हमने कहा कोणा गांव, तथा सबसे दक्षिणतम जो स्थान है वो बांसवाड़ा का बोरकुंडा। तो कोणा गांव और बोरकुंडा राजस्थान के उत्तरतम और दक्षिणतम छोर हो गए। वहीं पूर्वतम ये सीलाना गांव है धौलपुर का, और ये कटरा है जैसलमेर का, जो इसकी पूर्वतम और पश्चिमतम स्थिति का निर्धारण कर रहा है। अब यहाँ अगर हम देखें तो जो फर्स्ट बिंदु हुआ वो धौलपुर का कौन हो गया? सीलाना। अब इस ऑप्शन के रूप में अगर हम देखते हैं तो पहला बिंदु यानी फर्स्ट जो पॉइंट है वो किसके लिए आ गया? सीलाना। सेकंड पॉइंट होगा किसके लिए होगा? तो गंगानगर का कोणा गांव, तो कोणा गांव। थर्ड पॉइंट जो आएगा वो जैसलमेर का कटरा, तो कटरा। और फोर्थ पॉइंट जो आएगा वो कौन सा आ जाएगा? बोरकुंडा। इसलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ राजस्थान के पूर्वतम, पश्चिमतम, उत्तरतम और दक्षिणतम बिंदु हैं, और इनको इसके रूप में ये ऑप्शन सही मिला रहा है। ये पूरी व्याख्या थी प्रश्न 1 की। सेकंड प्रश्न पे चलते हैं हम। देखिए प्रश्न दिया है, ये भी पटवार मेंस 2016 का प्रश्न है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर जो प्रश्न है इसका संबंध है किससे? भौतिक प्रदेशों से। यदि भौतिक प्रदेशों की हम बात करें तो भौतिक प्रदेश का तात्पर्य यहाँ पर हम देखेंगे, भौतिक प्रदेश का मतलब है कि कोई भौगोलिक भाग है, भारत है, राजस्थान है, अन्य कोई भी क्षेत्र है, उस भौगोलिक भाग को वहाँ पर भौतिक जो भी स्थलाकृतियाँ हैं उसके आधार पर जब हम विभाजित करते हैं, जिनका निर्माण और संरचना अलग अलग प्रकार की, उनको अलग अलग रूपों में जब बांटते हैं तो वो उसका भौतिक स्वरूप बनता है। राजस्थान के जब हम भौतिक स्वरूप देखते हैं तो राजस्थान को 4 भौतिक भागों के अंदर विभाजित किया गया है, जिनमें सबसे पहला जो भौतिक भाग है वो है पश्चिमी रेतीला मैदान। दूसरा जो भौतिक भाग है वो है अरावली पर्वत प्रदेश। तीसरा जो भौतिक भाग है वो है पूर्वी मैदान। और चौथा जो भौतिक भाग है वो है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। ठीक है, यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेश कुल कितने हो गए? 4। चारों भौतिक प्रदेशों के रूप में हमने चारों का नाम लिखा है। प्रश्न इन चारों भौतिक प्रदेशों के रूप में आपसे जो पूछा जा रहा है वो ये है कि जो भी चारों भौतिक प्रदेश हैं इनका भूभाग, भू क्षेत्र कितना कितना प्रतिशत भाग इसके अंतर्गत है। देखिए कभी कभी वास्तविक जो ऑप्शंस मिलते हैं उसके आधार पर हमें आंसर करने पड़ेंगे, क्योंकि जो एग्जैक्टली राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के रूप में क्षेत्र और जनसंख्या का जो अनुपात दिया गया है इसके ऊपर अगर मैं बात करता हूं तो पश्चिमी रेतीला मैदान जो है इसके अंतर्गत कुल क्षेत्रफल जो शामिल किया गया है वो 61% है, तथा यहाँ पर राजस्थान की
कुल जनसंख्या का निवास है 40%। अरावली पर्वत प्रदेश जो है उसके अंतर्गत कुल जो क्षेत्रफल है वो 9% है और कुल जनसंख्या का निवास है 10%। ठीक है। पूर्वी मैदानी भागों के तहत जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 23.3% तथा कुल जनसंख्या का निवास है यहाँ पर 39%। वहीं जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग हैं इसमें 23.3% हमें लिखना पड़ेगा और जनसंख्या यहाँ पर 39%। वहीं 6.7% दक्षिण पूर्वी पठारी भाग के तहत कुल क्षेत्रफल है तथा यहाँ पर कुल जनसंख्या का निवास है 11%। यानी हमें यहाँ पर जनसंख्या तो नहीं पूछी है, लेकिन इस प्रश्न के तहत हमें जो अनुपात दिया गया है वो इन चारों का दिया गया है। अब इस अनुपात के तहत थोड़ा जो डिफरेंस आता है क्वेश्चंस के अंदर, जब भी आरपीएससी या सबऑर्डिनेट बोर्ड जो भी परीक्षा आती हैं, आयोजित की जाती हैं, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे ऑप्शंस जो है वो करते हैं। अब इसके आधार पर जो भी अप्रोक्सीमेटली जो आपके सामने जो ऑप्शन दिए हैं उनको आपको सुमेलित करना है। देखो, अगर इस प्रश्न के ऊपर टोटल इसका टोटल करोगे आप तो 100% एरिया होना चाहिए, लेकिन ये 100 से ऊपर जा रहा है तो ऑप्शन में थोड़ा डिफरेंस आता है इसमें। लेकिन फिर भी जो अभी अभी हमने देखा है कि जो वास्तविक स्थिति है राजस्थान के भू क्षेत्रों की, इसके जो बिल्कुल निकटतम जो आंसर होगा वो अपने को यहाँ पर मैच करना है। और ऐसे जैसे जलवायु के संदर्भ में, इन डाटाज के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको हमें थोड़ा मैच करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने कहा पहला, राज्य के 61.11% भू क्षेत्र के पश्चिमी भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। यानी लगभग 61% जो है वो किसके अंतर्गत आता है? मरुस्थल के अंतर्गत, पश्चिमी रेतीले मैदान के तहत। दूसरा इन्होंने दिया है 9.6%, मैंने अभी आपको बताया था 9%, तो 9.6% भू क्षेत्र अरावली, तो वही आसपास में है। 23.03% भू क्षेत्र पूर्वी मैदान का और 6.37% भू क्षेत्र दक्षिण पूर्वी पठार का। यानी एग्जैक्टली इसमें चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन कूट के अंदर चारों नहीं दिए हैं। कूट अब इसमें आपको वो चूज करना पड़ेगा जिसमें मैक्सिमम ये आप शामिल हों। अब मैक्सिमम आपने कहा पहला, दूसरा, तीसरा, ये मैक्सिमम 3 ऑप्शन है। चारों इसमें सही हैं, लेकिन मैक्सिमम कौन सा है? 3 वाला। इसलिए इसका जो आंसर आपको करना पड़ेगा वो कौन सा करना पड़ेगा? बी। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए, प्रश्न सेम पटवार मेंस 2016 का है। अरावली की जो चोटियां हैं उन चोटियों का क्रम यहाँ पर पूछा है। देखिए, क्रम खूब बार प्रश्न आते हैं इसके। 2 रूपों में क्रम पूछे जाते हैं, एक आरोही और एक अवरोही। ठीक है, आरोही यानी कम से ज़्यादा की तरफ, अवरोही ज़्यादा से कम की तरफ। तो इसका मतलब जो भी चोटियां आपको दी गई हैं उन चोटियों के आधार पर हमें सबसे कम ऊंचाई, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। देखिए, अरावली के तहत जो भी प्रश्न आते हैं उस प्रश्नों के तहत 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। एक तो चोटियों के नाम, एक पर्वत पठारों के नाम, और एक इसके तहत जो भी अरावली है उस अरावली का जो विभाजन किया जाता है उसमें दर्रों के नाम। यहाँ पर चोटियों की अगर अपन बात करते हैं तो अरावली जो है, इस अरावली की स्थिति राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है और अरावली का जो विभाजन किया गया है वो 3 हिस्सों में किया गया है। सबसे पहले अरावली का जो भाग है वो है उत्तर पूर्वी अरावली। दूसरा जो अरावली का हिस्सा है वो है मध्य अरावली और तीसरा जो हिस्सा किया गया है वो है दक्षिणी अरावली। और ये जो दक्षिणी अरावली है इसके 2 हिस्से कर दिए गए। एक जो हिस्सा है वो मेवाड़ का, जिसमें मेवाड़ अरावली, और एक आबू पर्वत प्रदेश का। ठीक है, यानी अरावली के 3 भाग, उत्तर पूर्वी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली के 2 भागों के मेवाड़ अरावली और आबू पर्वत प्रदेश में। ये क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि जो भी आपको जस्ट पीछे प्रश्न के अंदर 4 चोटियां दी हैं उसमें पहला कुंभलगढ़, जरगा, रघुनाथगढ़ और अचलगढ़, 4 चोटियां, इन चारों के ऑप्शन के रूप में चारों के चारों यही हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इनमें सबसे कम ऊंचाई जो है वो किस चोटी की है। तो उसके रूप में देखिए, सबसे पहला उत्तर पूर्वी जो अरावली है, इस उत्तर पूर्वी अरावली के तहत सबसे ऊंची जो चोटी है वो सीकर में स्थित रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। ठीक है,
मध्य अरावली के तहत जो भी चारों चोटियां दी हैं वो उन चारों चोटियों का संबंध मध्य अरावली से नहीं है। मध्य अरावली के तहत महाराज, तारागढ़, नाग पहाड़ियाँ ये सर्वोच्च चोटियां हैं मध्य अरावली की, लेकिन चारों के जो ऑप्शन आपको दिए हैं उसके रूप में मध्य अरावली का कोई हिस्सा नहीं है। उसके बाद दक्षिणी अरावली जो है, उस दक्षिणी अरावली में मेवाड़ जो अरावली है, उस मेवाड़ अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो 2 चोटियाँ, एक जरगा और एक कुंभलगढ़। बारह 1224 मीटर, 1431 मीटर। देखिए हमने कहा दक्षिणी अरावली के 2 हिस्से की। मेवाड़ अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी? जरगा की जो ऊंचाई है वो 1431 मीटर है, उदयपुर में स्थित है, तथा दूसरी सर्वोच्च चोटी यहाँ कुंभलगढ़ 1224 मीटर राजसमंद में स्थित है। ठीक है। उसके बाद चौथा जो दक्षिणी अरावली का ही दूसरा भाग है आबू पर्वत प्रदेश, उस आबू पर्वत प्रदेश के तहत सर्वोच्च जो चोटी है वो है गुरु शिखर के बाद दूसरा शेर के बाद तीसरा देलवाड़ा। ठीक है, तीनों आपके ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अचलगढ़ यहाँ पर चौथे नंबर के आबू पर्वत प्रदेश के तहत। देखिए 2 भाग हो गए, एक तो अरावली का जब हम विभाजन करते हैं तो उस विभाजन के आधार पर सर्वोच्च चोटी, एक समस्त अरावली की सर्वोच्च चोटियां। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो अरावली के अलग अलग जो भाग किए गए हैं उन अलग अलग भागों की चोटियों के रूप में बात आई है। तो मैंने कहा आबू पर्वत प्रदेश की सर्वोच्च चोटियों के रूप में 3 चोटियां नहीं दी, लेकिन यहाँ पर दिया है अचलगढ़ 1350 मीटर ऊंचाई है। ये 4 आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। अब प्रश्न पूछा है आपसे आरोही क्रम मतलब सबसे कम फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा। अगर इन चारों की ऊंचाई देखें हम तो सबसे कम ऊंचाई किसकी होगी? रघुनाथगढ़। दूसरे नंबर पर फिर कौन आ जाएगा? कुंभलगढ़। तीसरे नंबर पर अचलगढ़ और चौथे नंबर पर जरगा। यानी जो आपके पास प्रश्न था उस प्रश्न के रूप में रघुनाथगढ़ सबसे कम, फिर उसके बाद कुंभलगढ़ दूसरे नंबर पर, फिर उसके बाद अचलगढ़ और सबसे ऊंचाई जरगा। यानी इस प्रश्न का जो आंसर हुआ वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चले हम। देखिए ये प्रश्न भी पटवार मेंस 2016 में आया हुआ प्रश्न है और ऑलमोस्ट ज़्यादातर एग्जाम्स में इस प्रश्न को पूछा जा रहा है। राजस्थान के उक्त मानचित्र में कोपेन के जलवायु प्रदेशों को, कोपेन जलवायुवेत्ता हैं, इन्होंने पूरे विश्व को, भारत को अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। इसके आधार पर राजस्थान जो है उस राजस्थान में 4 पॉइंट अंकित किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें से आपको बताना है कि कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण दिया था उसमें ये चारों किस किस नाम से हैं, इसमें आपको ऑप्शन छांटना है। बात करते हैं हम कोपेन पे। देखो कोपेन जो थे इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण जो किया था, इसका सबसे प्रमुख जो आधार बनाया था, सबसे पहले इन्होंने वो वनस्पति को बनाया था। यानी जिस प्रकार जिस क्षेत्र में जैसी वनस्पति का वितरण होगा उसके आधार पर उस क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण होगा। लेकिन उसके बाद कोपेन ने जो अन्य आधार बनाए वो उस क्षेत्र के ताप को, वर्षा की मात्रा को और वर्षा का वितरण, यानी इन सब के आधार पर बाद में कोपेन ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ये प्रश्न एज इट इज आया हुआ भी है, सबऑर्डिनेट बोर्ड का ही पेपर था, उसके अंदर प्रश्न पूछा था कि कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण जो किया था उसके अंदर प्रमुख आधार किसको, चारों ऑप्शन अलग में। तो ऐसी परिस्थिति होता, आप ध्यान रखना कि पहला आधार उन्होंने किसको लिया था? वनस्पति को। ठीक है, कोपेन ने जब भारत का जलवायु वर्गीकरण किया था तो भारत का जलवायु वर्गीकरण किस प्रकार से किया? तो इन्होंने, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के लिए अंग्रेजी के बड़े और छोटे अक्षरों को उपयोग में लिया था। देखिए इन्होंने अंग्रेजी के जो बड़े अक्षर काम में लिए उसमें ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, ये 5 बड़े अक्षर काम में लिए। अब चूंकि अपने आधार पर उन्होंने सारे अक्षर काम में लिए और अपने आधार पर उनका नाम अलग अलग किया। देखो इसको समझने के लिए मैं थोड़ी सी बात करता हूँ आपसे। अभी मैंने प्रश्न सोल्व करवाया था आपको, उसमें बताया था कि किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण करते हैं अक्षांश और देशांतर दोनों, लेकिन यदि अक्षांश और देशांतर दोनों को अलग अलग किया जाता है तो अकेला अक्षांश जो होता है वो किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण करता है और अकेला देशांतर उस
पूरे विश्व में समय का और तिथि का निर्धारण करता है। अक्षांश रेखाएं किसका निर्धारण कर रही हैं? जलवायु का निर्धारण। जलवायु के निर्धारण के लिए कटिबंध निर्धारित किए गए, और कटिबंध निर्धारण के लिए अगर हम देखते हैं इस ग्लोब के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर, तो ये कर्क रेखा या इसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, ये आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, अंटार्कटिक रेखा ये उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री और ये दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री। यहाँ पर कर्क और मकर रेखाओं के बीच में जो कटिबंध है उस कटिबंध को नाम दिया जाता है उष्ण कटिबंध। 23.5 से 66.5 के बीच में लगभग 23.5 से और 45 डिग्री के बीच का जो कटिबंध है उसको नाम दिया जाता है उपोष्ण कटिबंध। 45 से 66.5 के बीच के कटिबंध को नाम दिया जाता है शीतोष्ण कटिबंध, और 66.5 से 90 के बीच में जो कटिबंध है उसको नाम दिया जाता है शीत कटिबंध। यानी 4 कटिबंध निर्धारित हैं, उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण और शीत। जो स्थान जिस कटिबंध में होता है उस स्थान की जलवायु का निर्धारण उसी के आधार पर किया जाता है। कोपेन ने ये जो 5 अक्षर काम में लिए थे उसमें जो उष्ण कटिबंध था उसके लिए इन्होंने ए शब्द को काम में लिया था, उपोष्ण कटिबंध के लिए बी को काम में नहीं लिया था, इन्होंने उपोष्ण के लिए सी, शीतोष्ण के लिए डी और शीत के लिए ई, यानी ए सी डी ई। यहाँ सबसे नीचे ए सी डी ई, बचा बी। बी जो शब्द था, इस बी शब्द को उन्होंने काम में लिया था किसके लिए? मरुस्थल के लिए। मरुस्थल जो होता है इसको इन्होंने 2 हिस्सों में बांटा था, एक गर्म मरुस्थल और एक ठंडा मरुस्थल। गर्म मरुस्थल को हॉट या स्मॉल एच के रूप में रिप्रेजेंट किया, ठंडे को काल्ट या स्मॉल के रूप में प्रेजेंट किया। ठंडे मरुस्थल का संदर्भ इन्होंने भारत के साथ में नहीं रखा था, केवल भारत के साथ में रखा गर्म मरुस्थल, जिसको 2 हिस्सों में बांट दिया था इन्होंने। पहला एरिड या शुष्क मरुस्थल और दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल के लिए उन्होंने कैपिटल डब्ल्यू का यूज किया था। अर्ध शुष्क मरुस्थल के लिए उन्होंने सेमी एरिड, ये वार्म, ये सेमी एरिड, अर्ध शुष्क, शुष्क। यानी देखिए, ए शब्द उष्ण कटिबंध के लिए, बी शब्द मरुस्थल के लिए, सी शब्द उपोष्ण कटिबंध के लिए, डी शब्द शीतोष्ण कटिबंध के लिए, ई शब्द शीत कटिबंध या इसको इन्होंने नाम दिया था ध्रुवीय जलवायु, ठंडी जलवायु। ठीक है, तो ये कैपिटल लेटर्स थे जिसका उन्होंने उपयोग किया था। इन कैपिटल लेटर्स के अलावा इन्होंने कुछ स्मॉल लेटर्स का भी इंग्लिश के यूज किया, और वो जो स्मॉल लेटर्स थे उनमें इन्होंने काम में लिया स्मॉल डब्ल्यू। देखिए, कैपिटल डब्ल्यू मरुस्थल के लिए, शुष्क मरुस्थल के लिए काम में लिया है, ये स्मॉल डब्ल्यू लिखा है मैंने। स्मॉल डब्ल्यू को नाम दिया था उन्होंने विंटर इज एरिड, यानी शीत ऋतु शुष्क। शीत ऋतु शुष्क का मतलब है यहाँ पर कि जो शीतकालीन मानसून आता है उस शीतकालीन मानसून की वर्षा जहाँ पर नहीं होती है, और भारत में केवल और केवल कोरोमंडल तट को छोड़ करके पूरा का पूरा जो भारत है वो शीतकालीन मानसून की वर्षा प्राप्त नहीं करता। इसलिए ये स्मॉल डब्ल्यू लगभग पूरे भारत के लिए इसने यूज किया। स्मॉल डब्ल्यू के बाद में स्मॉल एस, ये कैपिटल एस, ये स्मॉल एस। स्मॉल एस जो शब्द था उसका मतलब उन्होंने निकाला था समर इज एरिड। समर इज एरिड मतलब ग्रीष्म ऋतु शुष्क। ग्रीष्म ऋतु शुष्क का मतलब है कि ग्रीष्मकालीन मानसून जो आता है, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखा के रूप में भारत के अंदर आता है, उस मानसून की वर्षा जहां पर नहीं होती है वो, उसके लिए उन्होंने स्मॉल एस काम में लिया था। और ऐसा भी केवल एक भाग इन्होंने बताया भारत के रूप में, और वो है कोरोमंडल तट का। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल एस। एक वर्ड इन्होंने काम में लिया था स्मॉल एफ। स्मॉल एफ जो था इसको इन्होंने नाम दिया था फुल्ली रेनफॉल। फुल्ली रेनफॉल का मतलब है यहाँ पर वर्ष भर वर्षा, यानी जहाँ एनी टाइम वर्षा होती रहे, कभी भी वर्षा हो जाए, फुल्ली रेनफॉल के रूप में। एक स्मॉल एम मॉनसूनल रेनफॉल। ठीक है, स्मॉल एम मॉनसूनल रेनफॉल, यहाँ पर मॉनसून की जो वर्षा है उस मॉनसून की वर्षा लगभग पूरे मॉनसून के दौरान, भाई भारत का प्रमुख मानसून
दक्षिण पश्चिमी मानसून है, ग्रीष्मकालीन मानसून है, और उसकी वर्षा जहाँ लगभग पूरे समय होती रहे, उसके लिए काम में लिया इन्होंने स्मॉल एम को। और एक शब्द इन्होंने काम में लिया था स्मॉल जी। जी के लिए इन्होंने गंगेटिक प्लेन के लिए ये काम में लिया था। गंगेटिक प्लेन का मतलब यहाँ पर गंगा के मैदान, यानी गंगा के मैदानों के लिए स्मॉल जी। यानी ये तो इन्होंने जो काम में लिए थे वो कैसे लेटर्स थे, स्मॉल लेटर्स थे। ये जो इन्होंने काम में लिए वो सारे कैपिटल लेटर्स थे। अब इन लेटर्स का यूज करके पूरे भारत का जो जलवायु क्षेत्र था उसके 8 भाग इन्होंने करे थे, जिसमें जो कैपिटल ए था, इस कैपिटल ए से भारत की जलवायु के 3 हिस्से इन्होंने करे थे, ए एम डब्लू, ए एस और ए डब्लू। यानी ये पूरा का पूरा उष्ण कटिबंध से रिलेटेड हो गया। बी के लिए इन्होंने काम में लिया मरुस्थल। मरुस्थल ये 2 जो भी आपका शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल था, इसके लिए इन्होंने बी एच डब्लू और इन सब का प्रयोग करते हुए बी डब्लू एच डब्लू, दूसरा बी एस एच डब्लू। देखो बी कैपिटल डब्लू कैपिटल ये दोनों स्मॉल हैं, बी और एस दोनों कैपिटल ये दोनों स्मॉल हैं। ये इन्होंने बी डब्लू एच डब्लू जो काम में लिया था वो शुष्क मरुस्थल के लिए लिया था, और बी एस एस डब्लू काम में लिया था इन्होंने अर्ध शुष्क मरुस्थल के लिए। तो ये बी से मरुस्थल के लिए, और ये 2 जलवायु क्षेत्र, यानी 3 पहला दूसरा तीसरा, ए से चौथा पांचवा, ठीक है। उसके बाद सी से इन्होंने एक जलवायु बनाई सी डब्लू जी, ठीक है, सी डब्लू जी। सी का मतलब यहाँ पर उपोष्ण कटिबंध, स्मॉल डब्लू का मतलब विंटरीज एरिड, एंड जी का मतलब गंगा के मैदान, यानी गंगा के वो मैदान जो उपोष्ण कटिबंध में है जहाँ शीतकालीन मानसून की वर्षा नहीं होती है, वो सी डब्लू जी के नाम से। डी से इन्होंने एक जलवायु बनाई भारत के लिए डी एफ, यानी शीतोष्ण कटिबंध में स्थित वो क्षेत्र जहाँ पर लगभग वर्ष भर वर्षा होती रहे, वो डी एफ था। और जो हिमालयिक पूरा क्षेत्र था उसके लिए इन्होंने ध्रुवीय या ठंडी जलवायु के रूप में काम में लिया। तो 5, 6, 7 और ई 8, ये 8 जलवायु क्षेत्र थे। इन 8 जलवायु क्षेत्रों में से राजस्थान का जो संबंध है वो बी डब्लू एच डब्लू, बी एस एच डब्लू, सी डब्लू जी और ए डब्लू, ठीक है ना। ये 4 जलवायु बी डब्लू एच डब्लू, बी डब्लू एच डब्लू का मतलब है शुष्क मरुस्थल वाला भाग, बी एस एस डब्लू का मतलब है अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला भाग, सी डब्लू जी का मतलब है गंगा के मैदानों का भाग। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में जो गंगा के मैदानों का हिस्सा है उसकी जलवायु उन्होंने सी डब्लू जी, और ए डब्लू का मतलब है उष्ण कटिबंध वाला भाग जो कर्क रेखा के आसपास की स्थिति जो है वो हिस्सा इन्होंने ए डब्लू के रूप में दिया। तो अब इस आधार पर ये चारों के चारों जो जलवायु क्षेत्र उन्होंने बांटे हैं, इसमें राजस्थान की जब अपन स्थिति देखते हैं तो देखिए बात, सबसे पहला फर्स्ट इन्होंने नाम दिया शुष्क मरुस्थल के लिए। देखिए इसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन आता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करना पड़ेगा इन प्रश्नों को। ये मैप भी उन्होंने दिया था। तो फर्स्ट नंबर जो है, इस फर्स्ट नंबर में चूंकि ये पूरा का पूरा हिस्सा किसका है, शुष्क मरुस्थल का, और शुष्क मरुस्थल के लिए अभी मैंने जस्ट आपसे बात करी थी, किसका यूज किया था इन्होंने, बी डब्लू एच डब्लू। इसका मतलब फर्स्ट कौन सा हो गया, बी डब्लू एच डब्लू। शुष्क मरुस्थल के आगे कौन सा हिस्सा आ गया इनका, तो अर्ध शुष्क मरुस्थल का। अर्ध शुष्क मरुस्थल के लिए इन्होंने काम में लिया था बी एस एच डब्लू। अरावली का अधिकांश हिस्सा और पूर्वी मैदान, देखो राजस्थान का पश्चिमी रेतीला मैदान और पूर्वी मैदान, ये 2 भाग तो मैदानी भाग हैं, और अरावली और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग ये पर्वतीय और पठारी भाग हैं। जो पूर्वी मैदान है इनको गंगा के मैदानों का हिस्सा माना जाता है। तो ये पूरा गंगा के मैदानों का हिस्सा जिसमें अरावली और पूर्वी मैदान है वो किसके तहत है, तो सी डब्लू जी। और फिर ये हिस्सा जो है जो कर्क रेखा के बिल्कुल निकटतम हिस्से हैं उनको इन्होंने किसके तहत दिया, ए डब्लू के तहत। तो इस आधार पर कोपेन ने राजस्थान के चारों जो वर्गीकरण थे उस आधार पर ये चारों हिस्से, ये क्षेत्र, ये इनके नाम, ठीक है। ये आपका चौथे प्रश्न का पूरा एक्सप्लेनेशन। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2। इसमें जो भी कूट दिए हुए हैं, देखिए कूट यूज करने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना है कि किससे रिलेटेड है। पहला है सिंचाई परियोजनाएं और दूसरा है जिला, यानी किस सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है। देखें जो भी परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं के तहत हम 2 हिस्से करते हैं।
पहला परियोजना है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, दूसरी परियोजनाएं हैं सिंचाई परियोजना। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मतलब है जो सिंचाई के अलावा अन्य उद्देश्यों की आपूर्ति करते हैं, जिसमें विद्युत निर्माण और पेयजल की आपूर्ति होती है। सिंचाई परियोजनाएं जो है वहां पर विद्युत का निर्माण नहीं होता है। हमारे जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न के अंदर क्या है, तो सिंचाई परियोजनाएं हैं। इन सिंचाई परियोजनाओं का संबंध देखिए, इन सारी की सारी सिंचाई परियोजनाओं का संबंध है नदियों से। क्यों? क्योंकि नदियों के ऊपर स्थित ये बांध है। राजस्थान की नदियों की स्थिति जब आप देखोगे ना, तो राजस्थान की नदियों के 3 हिस्से कर दिए जाते हैं। पहला, वो नदियां जो अरब सागर में जाती हैं, वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, और वो नदियां जो आंतरिक अफवाह की नदियां हैं। ठीक है, अरब सागर में जो नदियां जा रही हैं उसमें सबसे प्रमुख प्रवाह जो है वो किसका है, तो वो लूणी नदी का है और माही नदी का है। इसके अलावा साबरमती और पश्चिमी बनास नदियां, लेकिन हमारा जो प्रश्न है वो इन दोनों नदियों से संबंधित है, इसलिए हम एक बार इनकी बात करेंगे। बंगाल की खाड़ी में जो नदियां जा रही हैं उसमें सबसे प्रमुख नदी जो है वो है चंबल, और चंबल की सबसे बड़ी सहायक जो नदी है वो है बनास। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास। तो दूसरा, इन परियोजनाओं के तहत एक नदी का संबंध आएगा बनास और उसकी सहायक नदियों से। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में जो जा रही है उसमें बाणगंगा, गंभीर आदि नदियां आती हैं। आंतरिक अफवाह का मतलब है कि जो भी नदियां हैं वो किसी सागर महासागर में मिल नहीं रही और आगे जाकर के स्वतः स्थल भाग में क्या हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं, वो आंतरिक अफवाह की। इनसे कोई संबंध अपना अभी नहीं है। अभी हमारा जो संबंध है वो लूणी नदी से, माही नदी से और बनास नदी से और उसकी सहायक नदियों से। प्रश्न देखिए आप, सबसे पहला प्रश्न इन्होंने दिया है बांकली बांध। देखिए, बांकली बांध की जो स्थिति है, आपको प्रश्न पूछ रहा है कि सिंचाई परियोजना और उसका संबंध किस जिले से है। तो बांकली बांध को जब आप देखते हैं तो इसका संबंध किस नदी से है, लूणी नदी से। लूणी नदी की आप बात करोगे तो लूणी नदी जो है वो अरावली में नाग पहाड़ियाँ अजमेर से निकल करके नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर में बहते हुए और कच्छ के रण में जाकर मिलती है। इसकी सहायक जो नदियां हैं इसमें दाईं ओर देखो, जब भी नदी का दायां और बायां देखोगे तो जिस दिशा में नदी का प्रवाह हो रहा है उसमें अपने आप को खड़ा मान करके आपका दायां, आपका बायां, नदी का दायां और बायां होगा। तो इस नदी का चूंकि यूं प्रवाहित हो रही, तो ये हिस्सा क्या हो गया, इसका दायां हिस्सा हो गया, ये हिस्सा इसका बायां। दाईं ओर से इसमें आती है जोजड़ी नदी, बाईं ओर से लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, गुहिया, सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी जो है पाली में देसूरी से निकलती है। ठीक है, सूकड़ी नदी पाली में देसूरी से निकलती है। पाली, जालोर और बाड़मेर 3 जिलों में बह करके, और जो सूकड़ी नदी है वो किस में मिलती है, लूणी नदी में। सूकड़ी नदी के बाद जवाई नदी, जवाई में मिलती है खारी नदी, उसके बाद सागी नदी। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा प्रवाह है। हमारा जो प्रश्न है उसका संबंध है सूकड़ी नदी से। सूकड़ी नदी पाली से निकलकर बाड़मेर में मिल रही है। 3 जिलों में पाली, जालोर और बाड़मेर में ये बह रही है। जालोर में इस सूकड़ी नदी के ऊपर बांध बना हुआ है, कौन सा, बांकली बांध। तो इसका मतलब बांकली बांध जो है, बांकली सिंचाई परियोजना, उसका संबंध किस जिले से हो गया, जालोर जिले से। किस नदी से हो गया, सूकड़ी नदी से। तो देखिए, पहला हमने कहा बांकली बांध, जिला जालोर, 1 सुमेलित हुआ। दूसरा है सोम, कमला और अंबा। सोम, कमला और अंबा का जो संबंध है, ये संबंध हमारे लिए है माही नदी से। देखो, माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों से मेहर झील से निकल करके राजस्थान में खांडू नामक स्थान पर प्रवेश करती है। बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में बहते हुए ये खंबात की खाड़ी में चली जाती है। जो माही नदी है, इस माही नदी में 2 नदियाँ, सोम नदी और जाखम नदी, ये आकर के मिलती हैं बेणेश्वर नामक स्थान डूंगरपुर के अंदर। जो सोम नदी है, सोम और जाखम, सोम नदी उदयपुर, डूंगरपुर दोनों की सीमा बनाते हुए डूंगरपुर में, बेणेश्वर में जाकर मिल रही है, किसमें, माही नदी में। सोम नदी में 2 बड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं सोम नदी के ऊपर। एक है सोम कागदर, ये बीछामेड़ी से निकलती है उदयपुर में, सोम कागदर परियोजना। एक है सोम कमला अंबा परियोजना। ये 2 महत्वपूर्ण परियोजना। सोम कागदर परियोजना का संबंध सोम नदी पर उदयपुर से है, तथा सोम कमला अंबा जो परियोजना है इसका संबंध सोम और कमला नदियों पर डूंगरपुर के अंबा गांव में सोम कमला अंबा परियोजना के नाम से ये परियोजना निर्मित है। तो यहाँ पर प्रश्न के रूप में हम देखें तो सोम कमला अंबा
सोम नदी की सहायक कमला नदी और अंबा गांव डूंगरपुर में ये मिलती है, तो वहाँ पर इस परियोजना का नाम रख दिया सोम कमला अंबा परियोजना, और संबंध हो गया किस जिले से इसका, डूंगरपुर जिले से। ठीक है, उसके बाद चूंकि अपन इस पूरे प्रश्न को देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जाखम बांध है, मोरेल से पहले मैं जाखम की बात कर रहा हूँ। तो देखें जो अभी हम यहाँ देख रहे हैं जाखम नदी, ये प्रतापगढ़ छोटी सादरी से निकल करके और बेणेश्वर के पास आकर के मिल जाती है किसमें, सोम में मिलती है, और दोनों फिर ये जाकर मिलती हैं किसमें, माही नदी के अंदर। जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में बांध बना हुआ है कौन सा, जाखम बांध। जाखम बांध की खास बात, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध भी है, 81 मीटर ऊंचा है, 9 मेगावाट का इसके ऊपर जल विद्युत का जो निर्माण है वो इस जाखम बांध पर प्रतापगढ़ में हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जाखम बांध की स्थिति हमारे लिए कहाँ पर हो जाएगी, प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है, अब आता है किसकी बारी, मोरेल बांध की। देखिए मोरेल बांध का जो संबंध है, मैं अभी जस्ट आपसे बात कर रहा था, वो किस नदी से है, बनास नदी से। बनास नदी को जब आप देखेंगे तो बनास नदी की जो स्थिति आएगी अरावली से राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों से निकलकर चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में ये रामेश्वरम नामक स्थान पर मिल रही है किसमें, चंबल नदी के अंदर। बनास नदी है, इस बनास की जो सहायक नदियां हैं उसमें आयड़ या बेड़च नदी इसकी दाईं तरफ आती है, कोठारी नदी, खारी नदी, मासी और बांडी नदियाँ, मोरेल और ढूंढ नदियाँ। ढूंढ नदी जयपुर से निकलकर दौसा में मोरेल नदी में मिलती है। मोरेल नदी लालसोट दौसा से निकलकर सवाई माधोपुर में बनास नदी में मिलती है, और इस मोरेल नदी पर सवाई माधोपुर में बांध बना हुआ है कौन सा, मोरेल बांध। और ये मोरेल बांध परियोजना हुई कहाँ की, सवाई माधोपुर की। ठीक है ना, तो ये मोरेल नदी, बनास की सहायक नदी, मोरेल बांध, सवाई माधोपुर जिले के अंदर। तो जो प्रश्न था हमारा उसमें चूंकि मोरेल बांध का संबंध अब किससे हुआ, सवाई माधोपुर से। तो अब अगर हम सुमेलित करते हैं यहाँ पर ए बांकली बांध कहाँ पर आ गया, थर्ड वाले 2 ऑप्शन है इसमें, तो ए में थर्ड, दूसरा सोम कमलांबा 4th, तो अब चूंकि यहाँ सेकंड दे दिया यहाँ पर 4th, आगे जरूरत ही नहीं है आपको। ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया आपका, सी। ठीक है, ये पूरी व्याख्या किसकी हो गई, आपके जो भी सिंचाई परियोजनाएं थी उनका संबंध किन किन जिलों से है उससे रिलेटेड। आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, ये भी 2016 मेंस के अंदर आया हुआ प्रश्न है, और प्रश्न सिंचाई परियोजनाओं का और वही संबंधित राज्यों का है। देखिए ये सिंचाई परियोजनाएं नहीं है, ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं सारी की सारी। 4 परियोजना, चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, व्यास परियोजना और सरदार सरोवर बांध परियोजना। चारों परियोजनाएं किन किन राज्यों के बीच में है, एक एक परियोजना पे बहुत शॉर्ट में अपन बात करते हैं। देखिए चंबल परियोजना, चंबल परियोजना की अगर बात करोगे आप चंबल नदी पर, चंबल नदी जैसा कि हम जानते हैं विंध्याचल से निकलकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में बह रही है। चंबल नदी का प्रवाह 3 राज्यों में, लेकिन चंबल परियोजना का जो संबंध है वो संबंध है 2 राज्यों से, मध्य प्रदेश से और राजस्थान से। दोनों राज्यों का 50-50% के रूप में इसके अंदर साझेदारी है। और ये जो परियोजना थी ये 3 चरणों में पूरी हुई, जिसके तहत यहाँ पर 4 बांध बनाए गए थे, जिसमें पहला चरण जो था उसमें पहला बांध बनाया था मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, जो चंबल पर स्थित सबसे बड़ा बांध भी है। इसी चरण में दूसरा बांध जो बना था वो बना था कोटा बैराज। कोटा बैराज कोटा में स्थित बांध है। बैराज जो होते हैं वो बांध होते हैं जिनका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। तो गांधी सागर, कोटा बैराज, तो कोटा बैराज या कोटा सिंचाई बांध भी बोलते हैं इसको। ये पहले चरण में चंबल नदी पर निर्मित बांध थे। दूसरे चरण में चित्तौड़ में स्थित राणा प्रताप सागर बांध बना। राणा प्रताप सागर बांध जो है राणा प्रताप सागर दूसरे चरण के तहत बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। देखिए चंबल का सबसे बड़ा बांध है गांधी सागर, लेकिन वो राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में चंबल पर स्थित तथा राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध वो कौन सा है, राणा प्रताप सागर। भराव क्षमता का मतलब हो गया वॉल्यूम,
लंबाई सबसे ज़्यादा माई बजाज सागर बांध की, भराव सबसे ज़्यादा, तो वो वॉल्यूम आ गया, लंबाई चौड़ाई और गहराई सारा वो किसका है, राणा प्रताप का। एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई वो भी किसका है, राणा प्रताप सागर का। तो राणा प्रताप सागर। और तीसरे चरण में कोटा में बना जवाहर सागर बांध। बहुत सारी बार प्रश्न इनके क्रम का भी पूछता है कि चंबल नदी पर उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर में जब जाते हैं हम, तो क्रम से कौन से बांधों का क्रम आता है। सबसे नीचे गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। यहाँ पर जो गांधी सागर बांध है, इस बांध के ऊपर 115 मेगावाट का विद्युत ग्रह स्थापित है। चूंकि कोटा बैराज है, सिंचाई बांध है, इस पर कोई विद्युत परियोजना नहीं है। राणा प्रताप सागर जो है, इसके ऊपर 172 मेगावाट का विद्युत ग्रह है। और जवाहर सागर जो बांध है, इस पर 99 मेगावाट का विद्युत ग्रह स्थापित किया है। अब इसमें सिंचाई के लिए भी और जो भी नदी के तहत विद्युत की आपूर्ति हो रही है, उसमें भी दोनों राज्यों की जो भागीदारी है वो 50-50% के आधार पर है। तो पहली परियोजना जो बात करी हमने वो प्रश्न के आधार पर चंबल की। चंबल परियोजना किन राज्यों की, राजस्थान और मध्य प्रदेश, यानी पहला सुमेलित है। दूसरा है माई बजाज सागर। माई बजाज सागर की बात करते हैं तो माई बजाज सागर जो है, माई नदी पर स्थित परियोजना है। अभी बात करी थी पिछले प्रश्न में, माई नदी मेहंद झील विंध्याचल से निकल करके मध्य प्रदेश, फिर आती है राजस्थान और फिर जाती है गुजरात, और गुजरात में फिर बहते हुए खंबात की खाड़ी में मिलती है। इसका मतलब 3 राज्यों में बह रही है। लेकिन माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर निर्मित राजस्थान और गुजरात, इन दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो 45%, 45% है, और गुजरात की जो इसमें हिस्सेदारी है वो 55% है। तो 45 और 55% के रेशियो से जो परियोजना है वो कौन सी है, माई बजाज सागर परियोजना। ये परियोजना भी 3 चरणों में पूरी हुई थी, जिसमें पहला जो चरण था, उस पहले चरण में बांध बनाया गया था गुजरात में, इसमें कडाना बांध। कडाना बांध पूरी तरह से गुजरात का बांध है, इसमें किसी प्रकार की राजस्थान की कोई हिस्सेदारी नहीं है। इसी चरण में जो प्रमुख बांध बना वो बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में माही बजाज सागर बांध बना, और माई बजाज सागर बांध इस परियोजना का सबसे प्रमुख बांध है। इस बांध की लंबाई राजस्थान के आधार पर सबसे लंबे बांध के रूप में इसकी गिनती की जाती है। जो दूसरा चरण था, इस दूसरे चरण में माही बजाज सागर बांध से पहले एक बांध बनाया गया, कागदी पिकअप बांध। देखिए 2 महत्वपूर्ण पिकअप बांध है राजस्थान में। पिकअप बांध वे बांध होते हैं जो मुख्य बांध में जल आपूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। अभी चंबल परियोजना देखी थी, उसमें जवाहर सागर बांध जो था, वो जवाहर सागर बांध भी क्या है, पिकअप बांध है, और कागदी पिकअप बांध तो नाम से कागदी पिकअप बांध है। ये दूसरे चरण में बना। तीसरे चरण में माई बजाज सागर बांध जो था, इसके ऊपर 2 परियोजना जो विद्युत घर स्थापित किए गए थे, जिनकी विद्युत उत्पादन क्षमता क्रम से 90 मेगावाट और 50 मेगावाट थी, यानी टोटल 140 मेगावाट विद्युत इससे प्राप्त हो रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस परियोजना की कि इस परियोजना में जितनी भी जो बिजली बन रही है वो सारी की सारी राजस्थान को प्राप्त हो रही है, जबकि ये एक संयुक्त परियोजना है राजस्थान और गुजरात की। तो इसका मतलब ये जो प्रश्न है आपके लिए, उसका संबंध सीधा सीधा किससे हुआ, माई बजाज सागर, राजस्थान और गुजरात। ठीक है। तीसरी परियोजना है व्यास परियोजना। देखिए व्यास परियोजना भी बात करोगे तो व्यास परियोजना में व्यास नदी हिमालय से जो नदियां निकलती हैं उन नदियों के रूप में सिंधु, सतलज। ठीक है। सतलज नदी में मिलती है, व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकल करके हरिके बैराज में आकर मिलती है व्यास नदी। ठीक है। व्यास के बाद ऊपर जो नदी है वो रावी नदी, रावी, चिनाब और झेलम। ठीक है। हमें व्यास परियोजना की बात करनी है। एक्चुअली क्या है कि जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी को लेकर के भारत और पाकिस्तान में विवाद था। इस विवाद को सुलझाने के लिए जो सिंधु नदी जल समझौता 1960 हुआ था, उस समझौते के तहत नीचे की 3 नदियां सतलज, व्यास और रावी, इन 3 नदियों का अधिकतम जल भारत को उपयोग में लाना था, जिसका 80% भाग भारत को यूज करना था और 20% पाकिस्तान को। वहीं ऊपर की जो 3 नदियां थी, जिसमें चिनाब, झेलम और सिंधु, इसका 80% पाकिस्तान को यूज करना था और 20% भारत को यूज करना था। इस परियोजना जो भी ये समझौता हुआ था, उसके तहत
भारत के द्वारा अधिकतम जल का उपभोग किया जाए, इसके लिए ये व्यास परियोजना बनी थी। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना के रूप में निर्मित की गई और इस परियोजना में व्यास नदी के ऊपर 2 बांध बनाए गए थे, पोंग और पंडो बांध। पोंग और पंडो बांध दोनों बांध कहाँ पर थे? हिमाचल प्रदेश में। इस परियोजना की एक बड़ी इंपॉर्टेंट खास बात यह रही कि जो व्यास परियोजना है, इस व्यास परियोजना में टोटल बिजली का उत्पादन जो किया जा रहा है वो 422 मेगावाट राजस्थान को प्राप्त है। टोटल जितना बिजली उत्पादन व्यास परियोजना में हो रहा है उसमें से राजस्थान को प्राप्त बिजली 422 मेगावाट है और किसी भी जल विद्युत परियोजना में प्राप्त राज्य को जो सर्वाधिक विद्युत है वो इसी परियोजना से है। तो व्यास परियोजना इन तीनों राज्यों से संबंधित हो गई। तो देखिए यहां पे व्यास परियोजना का संबंध राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से। बात आती है सरदार सरोवर बांध की। सरदार सरोवर बांध परियोजना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट परियोजना भी है, चर्चित परियोजना भी है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से निकलती है, उसके बाद महाराष्ट्र में जाती है, महाराष्ट्र के बाद गुजरात में जाती है और उसके बाद ये खंबात की खाड़ी में मिलती है। नर्मदा नदी की बहुत इंपॉर्टेंट बात कि नर्मदा नदी भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है और भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी के ऊपर गुजरात में बांध स्थित है, कौन सा? सरदार सरोवर बांध। अब देखिए आप, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि सरदार सरोवर बांध गुजरात का बांध है, 3 राज्यों में ये बहती है, लेकिन इस सरदार सरोवर बांध से राजस्थान को जल की आपूर्ति के लिए बनाई गई कौन सी नहर? नर्मदा नहर। आगे बात करेंगे हम कि जो नर्मदा नहर है वो पूर्ण रूप से राजस्थान की एक ऐसी एकमात्र नहर है जो सिंचाई जो व्यवस्था वहाँ पर हो रही है वो फव्वारा पद्धति के द्वारा हो रही है और 0.5 MAF जल राजस्थान को इस परियोजना से प्राप्त है। तो ये चूंकि तीनों राज्यों में मोस्टली जो भी नदियां हैं, जो नदी जल विवाद हैं, वो ज़्यादातर उन राज्यों के बीच होते हैं जहां से वो नदी का प्रवाह हो रहा है, लेकिन नर्मदा नदी का जल विवाद इन तीनों राज्यों के साथ में किस में भी है? तो वो राजस्थान में भी है। तो ये सरदार सरोवर बांध या नर्मदा जो नदी है उस पर स्थित बांध 4 राज्यों के बीच में विवादित बांध प्लस चारों राज्यों की संयुक्त परियोजना। तो जो भी प्रश्न हमारा था उसके रूप में सरदार सरोवर बांध का संबंध तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अब देखिए आप, ए फर्स्ट, अब पहली चीज फर्स्ट किन किन में? 2 में, ठीक। दूसरा बी थर्ड, बी फोर्थ और बी थर्ड। तो इसका मतलब ये गलत हो गया। तो अपने आप ही 2 में ही देखो, हमने चारों सॉल्व कर लिए, लेकिन ये प्रश्न 1 या 2 में ही आपका काम चला देंगे तो आंसर आपका क्या हो गया? डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न कथन और कारण का है। कथन है कि अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। दूसरा कारण कि अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न रूप से फैली हुई है। राजस्थान की स्थिति में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो स्थिति है वो किसकी है? अरावली पर्वतमाला की। और ये अरावली पर्वतमाला जो है इसका पश्चिमी पूरा का पूरा भाग पश्चिमी रेतीले मैदान के रूप में स्थित है, मरुस्थल के रूप में है। अब चूंकि अरावली नहीं होती तो निश्चित रूप से निसंदेह है मरुस्थल का प्रसार या मरुस्थल की जो स्थिति है वो जो वर्तमान में है वो नहीं होती, बहुत अलग रूप होता। तो निसंदेह अरावली मरुस्थल का प्रसार रोक रही है, लेकिन इसलिए नहीं रोक रही कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। तो ये इसकी व्याख्या तो नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ अरावली की स्थिति यही है। तो जो भी ऑप्शन दिए हैं कथन दोनों ठीक हैं, लेकिन पूर्ण रूप से व्याख्या ये नहीं कर पा रही है ये बात इसकी, क्योंकि अरावली की स्थिति जो है वो स्थिति जैसी है उसके रूप में वो मरुस्थलीकरण नहीं रोक रही है, वो मरुस्थलीकरण का प्रसार रोक रही है। अगर दूसरी स्थिति में भी होती तो निसंदेह रोकती। तो इसलिए इसमें कथन दोनों ठीक है, लेकिन व्याख्या पूरी दूसरे कथन के द्वारा इसकी नहीं हो रही है। इसलिए देखिए पहला ऑप्शन है ए और आर, यानी कथन कारण दोनों ठीक है तथा आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है, पूर्ण व्याख्या ये नहीं कर रहा है। दोनों सही हैं किंतु
इसकी ये आंशिक व्याख्या ही करता है, पूरी व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर बी। ठीक है, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो ये दोनों ही अपने आप गलत हो गए, कारण कि कथन तो दोनों ठीक है लेकिन कारण पूरी तरह से ये नहीं है। ये पटवार 2000 प्री का प्रश्न है, अभी मेंस के प्रश्न थे, ये प्री का प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, सुमेलित करना है इसमें, त्रिवेणी संगम है, ये भी पटवार मेंस 2016 का प्रश्न है। त्रिवेणी संगम है और नदियां हैं। त्रिवेणी, देखिए जब भी दो नदियां आपस में मिलती हैं तो जिस स्थान पर दो नदी मिलती हैं उस स्थान को प्रयाग के नाम से जानते हैं। जब तीन नदियां मिलती हैं तो उस स्थान को त्रिवेणी के नाम से जानते हैं। राजस्थान में 4 त्रिवेणी, चारों को यहां पर दर्शाया गया है। देखिए, ये है बिंगोद। बिंगोद मंडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा में बनास नदी, चंबल नदी और माही नदी। यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं, चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में प्रवाहित हो रही है। इस चंबल नदी में सवाई माधोपुर में रामेश्वरम नामक स्थान पर कौन सी नदी मिल रही है? बनास नदी। और इसी स्थान पर यहां पर मिलती है कौन सी नदी? सीप नदी। तो सीप, बनास, चंबल, तीनों कहां पर? रामेश्वरम। और ये क्या हो गया? एक त्रिवेणी। ठीक है। बनास नदी, इस बनास नदी में आयड़ नदी आती है गोगुंदा से, उदयपुर में उदय सागर झील में मिलती है और बेड़च में बनती है। और ये बेड़च नदी बिंगोद नामक जगह मंडलगढ़ भीलवाड़ा में जाकर के बनास नदी में मिलती है। वहीं चित्तौड़ और भीलवाड़ा में बहते हुए मीनाल नदी भी यहाँ पर मिलती है। और ये बिंगोद में, बिंगोद मंडलगढ़ भीलवाड़ा में बनास, बेड़च और मेनाल तीनों का त्रिवेणी संगम बनता है। अब ध्यान रखना इसको कि जो आयड़ नदी है, आयड़ नदी भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, बेड़च भी दे सकता है, लेकिन जो त्रिवेणी बनती है वो आयड़ के साथ ना बनकर किसके साथ बनती है? बेड़च के साथ, क्योंकि आयड़ नदी जो उदय सागर झील है उसके बाद किसमें बदल गई? बेड़च में। तो दूसरा त्रिवेणी। तीसरे नंबर पर जो बनास नदी है, इसी बनास नदी में राजसमंद से खारी नदी निकल करके राजमहल नामक स्थान पर किसमें मिलती है? बनास में। तो ये खारी नदी राजसमंद, भीलवाड़ा में थोड़ा सा, फिर अजमेर और टोंक 4 जिलों के अंदर प्रवाहित होकर के और खारी नदी मिलती है किसमें? बनास में। और इसी राजमहल नामक स्थान पर जो डाई नदी है उसका भी संगम कहाँ पर होता है? बनास में। तो खारी, डाई और बनास ये आपस में मिली किस स्थान पर? राजमहल टोंक में। तो राजमहल में तीसरा त्रिवेणी संगम। ये माही नदी, माही में सोम और जाखम ये मिलती है कहाँ पर? बेणेश्वर। तो ये 4 त्रिवेणी बनते हैं। इन चारों त्रिवेणियों का संबंध इस प्रश्न से था। देखिए, अब पहला बिंगोद में कौन हो गया? तो बनास, बेड़च और मेनाल। राजमहल में तो बनास, डाई और खारी। रामेश्वर में बनास, चंबल और सीप। बेणेश्वर में सोम, माही और जाखम। यानी ये तो आपस में सारे के सारे सुमेलित हैं। तो ए में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी त्रिवेणी संगम और नदियों को आपको सुमेलित करना था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर कौन सा बेमेल है? पटवार 2013 का प्रश्न है ये। राष्ट्रीय उद्यान और उसको सुमेलित करना है किसके साथ में? जिले के साथ। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो राष्ट्रीय उद्यान वास्तव में जैव विविधता जो है ना, जैव विविधता का मतलब जैव यानी जीव, जीव यानी
जीवों को, समस्त जीवों को दो हिस्सों में बांटा, या तो पादप या जंतु। तो जितने भी जीव हैं उन समस्त जीव यानी पादप और जंतु हैं उनमें विविधता पाई जाती है, यानी सारे पादप एक जैसे नहीं है, सारे जंतु एक जैसे नहीं है। अलग अलग पादप और जंतु प्रजाति का एक साथ एक स्थान पर होना जैव विविधता कहलाता है। और इस जैव विविधता का संरक्षण मानव के द्वारा पूरे विश्व में किया जा रहा है। और इस जैव विविधता के संरक्षण के लिए दो हिस्से बनाए गए, एक एक्स सीटू, एक इन सीटू। दो प्रकार का संरक्षण है, एक्स सीटू और इन सीटू। एक्स सीटू का मतलब होता है कि जब किसी जीव को उसके प्राकृतिक आवास से बाहर निकाल करके संरक्षित किया जाता है तो उसको एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। और इन सीटू का मतलब होता है इन यानी में, उसके प्राकृतिक आवास में जब उसको संरक्षित किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। इन सीटू कंजर्वेशन जो होता है ना, इसके अलग अलग प्रकार हैं। जैसे आपने कहा बायोस्फीयर रिजर्व होता है, नेशनल पार्क होती हैं, सेंचुरीज होती हैं, वेटलैंड्स होती हैं। तो ये सारे प्रकार किसके हैं, इन सीटू के। राष्ट्रीय उद्यान कोई भी ऐसा अभ्यारण्य देखो, अभ्यारण्य जो होते हैं ना उनको राज्य सरकारें घोषित करती हैं, प्रोटेक्ट कर देती हैं अभ्यारण्य घोषित करके। फिर वहाँ पर जो भी आम मानवीय घटनाएं होती है उनके ऊपर प्रतिबंध लग जाता है और जीवों की सुरक्षा की जाती है। जब ऐसा कोई अभ्यारण्य जिसको राज्य सरकार को लगता है कि इसका संरक्षण केंद्र के द्वारा होना चाहिए, तो उसका प्रपोजल राज्य सरकारें जो है वो सेंटर को भेजती हैं और फिर जो भी केंद्र सरकार है वो उस अभ्यारण्य को क्या घोषित करती है, राष्ट्रीय उद्यान। यानी राष्ट्रीय उद्यान भारत सरकार द्वारा संरक्षित जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करोगे तो राजस्थान में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा घोषित किए हुए हैं और 26 अभ्यारण्य राजस्थान में कुल हैं। 3 जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उसमें से एक राष्ट्रीय उद्यान जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान था वो केवलादेव को, और चूंकि प्रश्न के रूप में यहाँ जो भी राष्ट्रीय उद्यान नाम लिखा है इसमें, जैसे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अभी नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ सुमेलित करना ये अभ्यारण्य है, ये राष्ट्रीय मरु उद्यान। अब ध्यान रखना यहाँ राष्ट्रीय लग रहा है लेकिन ये राष्ट्रीय नहीं है, मुकंदरा हिल्स के रूप में तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर जो भी आपको बेमेल छांटना है कि भाई कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य किस जिले से संबंधित नहीं है। राजस्थान के 3 राष्ट्रीय उद्यान, पहला रणथंभौर, दूसरा केवलादेव और तीसरा मुकंदरा हिल्स। वहीं सरिस्का और राष्ट्रीय मरु उद्यान इन दोनों को अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया हुआ है। रणथंभौर कहाँ पर हो गया, सवाई माधोपुर में, तो ये अपने आप में सुमेलित है। सरिस्का कहाँ पर हो गया, अलवर में, ये भी सुमेलित है। केवलादेव कहाँ पर हो गया, भरतपुर में, तो इसका मतलब ये सुमेलित नहीं है। और राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में है, तो ये मुख्य रूप से जैसलमेर है। तो इसमें बिल्कुल बेमेल जो है वो कौन सा आ गया, केवलादेव के रूप में। तो ये स्थिति इस प्रश्न की। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पटवार 2013 का प्रश्न है। देखिए प्रश्न जो भी आपके प्रश्नोत्तरी है उस प्रश्नोत्तरी में 2 प्रकार के प्रश्न होता है। एक प्रश्न ऐसा जो एक लार्ज उसकी व्याख्या करनी है, एक प्रश्न होता है फैक्चुअल टाइप का। अब ये प्रश्न एकदम फैक्चुअल टाइप का है क्योंकि इसमें आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा जो भी फसलों का उत्पादन है, खनिजों का है, तो कौन से जिले, कौन से राज्य भारत के संदर्भ में प्रथम स्थान पर हैं। इसके आधार पर आपने पूछा है कि राजस्थान इन 4 फसलों में से जो प्रथम स्थान पर पूरे भारत के अंदर है वो ऐसी कौन सी फसल है। तो ध्यान रखना आप कि गन्ना, कपास और चावल, इन तीनों की स्थिति राजस्थान के संदर्भ में कोई बहुत अच्छी नहीं है। गन्ने का उत्पादन राजस्थान में ज़्यादा नहीं होता, कपास का भी नहीं होता, तो चावल का भी बहुत कम उत्पादन है। सरसों के रूप में पूरे भारत में राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान के ऊपर है। तो इसके आधार पर चूँकि ये डेटाज हैं, ये मोस्टली भाई हर 1-2 साल में बदलते भी हैं, लेकिन कुछ फसलें ऐसी हैं जो ऑलमोस्ट जो राजस्थान की स्थिति है वो प्रथम स्थान पर ही रहती है। तो सरसों में भी राजस्थान की जो स्थिति है वो प्रथम स्थान पर है। थैंक यू। आज के लिए अगली कक्षा में मिलते हैं।